हाँ, आज थानेसर विधानसभा ही हमारी 53वीं विधानसभा है, जिसमें यात्रा आज पहुंची है और ये थानेसर का पहला दिन है। कल भी यात्रा यहीं रहेगी और इसके बाद फिर यात्रा जो है वो रादौर, लाडवा, पेवा और गुलाचिका में जाएगी। और उसके साथ, हालांकि मैं आगे की बोल रहा हूँ, अभी तो 8-9 दिन है, हमारा चौथा चरण जो है वो गुलाचिका जाकर समाप्त होगा। उसके बाद उसके आगे की शुरू करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र में, हालांकि ज़िले में तो हम शाह बात कर चुके हैं, लेकिन आज इस ऐतिहासिक पावन धरा पे पहुँचे हैं हमारे सभी यात्री, तो बहुत खुशी की बात है। और ये तो संघर्ष की भूमि है, देव भूमि है, तो यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है वो अपनी तरह की अलग है। और मैं सभी कांग्रेस जनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारे शहरवासियों का, जिन्होंने हमारी यात्रा का यहाँ मान सम्मान किया, हमारा स्वागत किया, हमारी सारी देख रेख इन्होंने की, इसके लिए सभी का धन्यवाद। हमारा जो संदेश इस यात्रा के माध्यम से हम लेके जा रहे हैं, आपसी भाईचारे का, सौहार्द का और कांग्रेस की भूमिका, जो विभाजनकारी राजनीति है बीजेपी की, उससे मुकाबला करने के लिए हमारी यात्रा से उस दिशा में यदि कांग्रेस को बल मिले और कांग्रेस और मजबूती के साथ इस चुनौती में सफल हो, यही हमारा इस यात्रा के माध्यम से। पूरे हरियाणा में आप जा रहे हैं, किस प्रकार की समस्या लोग बता रहे हैं, किस प्रकार की नहीं, समस्याएं तो जी चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या एक तो ये है, ये क्योंकि ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। यदि समाज में बिगाड़ आ जाए तो ये तो यदि इसको हम अपनी जगह छोड़ दें तो सबसे बड़ी समस्या तो बेरोज़गारी की है। वाकई मतलब आप हरियाणा के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, हर जगह आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगी। और अब तो उसका जीता जाता प्रमाण हमारे सामने आना शुरू हो गया। HPSC का जो रवैया है, जिस प्रकार से वो भर्तियां नहीं कर रहे, मतलब एडवर्टाइज करके, और उसमें फिर जिस प्रकार से वो हमारे स्टूडेंट्स को उससे खारिज करने लग रहे हैं और जो रही सही नौकरियां बाहर वालों को देने लग रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सोचने की एक बात है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे तो हैं ही, किसानों से सरकार का कोई सरोकार ही नहीं है खेती के मुद्दों से। तो बिल्कुल, बस वो मैं उसका जिक्र फिलहाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो सरकार उसमें वापस चली गई है और वो पेंशनें दोबारा रिलीज़ कर दी हैं। लेकिन ये एक ट्रेलर था, ये दिखाने के लिए कि कोई भी जन कल्याणकारी योजना जो है, चाहे वो हमारे बुज़ुर्गों के सम्मान के लिए भी हो, उसमें भी ये कागज़ों के ऊपर उनको कम करना चाहते हैं। कोई भी जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे ये हो या आपकी मनरेगा है, मनरेगा का जो नाम नहीं बदला, उसकी सारी जो रूपरेखा बदली है, उसको जो एक अधिकारभूत योजना से उसको एक अब ऊपर से आने वाली योजना बना दिया है कि केंद्र ही निर्धारण करेगी कि कितने लोगों को कितने पैसे दिए जाएंगे। ये सारी इसी दिशा में है कि जितने भी इस तरह की योजनाएं हैं जो सीधा लोगों को लाभ पहुंचाती हैं, उनसे हाथ खींचा जाए। आपको महाराष्ट्र का चुनाव ध्यान होगा, वहाँ पे वो एक लाडकी बहन योजना शुरू करी थी चुनाव से बिल्कुल 2 महीने पहले, और जैसे ही सरकार वहाँ दोबारा बनी और सरकार बनी और मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर लाखों लोगों के नाम उसमें से काटने भी शुरू कर दिए। तो इस तरह का प्रयास है ये भी। केंद्र का बजट आपने देखा, हरियाणा का बजट सत्र क्या उम्मीद करते हैं? आप बताओ, आपको इस केंद्र के बजट में 2 पॉइंट भी अगर याद हो तो? ये इतना बेतुका और नीरस और बेस्वादा बजट था। और दूसरा ये कि आप बजट पेश कर रहे हैं, उसी समय कहने को एक इतनी बड़ी डील अमेरिका के साथ होने लग रही है, ट्रेड डील। बजट सत्र तो उसका सबसे अच्छा मौका था उसको लोगों को, अपनी देश की जनता को बताने के लिए कि ये जो अमेरिका के साथ डील हुई है और जो हम बजट पेश कर रहे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ तारतम्य तो होगा, लेकिन जो काम की चीज़ें उसका जिक्र ही नहीं करते। और हरियाणा का बजट तो कुछ नहीं जी, वो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार पंजाब दौरे पर जाते रहते हैं, कह रहे हैं कि पंजाब में भी जीतेंगे। आप क्या? हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। मतलब हरियाणा में तो कुछ फली फोड़नी नहीं, पंजाब का जाके और सत्यानाश कर लो वहाँ। मतलब क्या मतलब है हरियाणा के मुख्यमंत्री का पिछले 1 महीने से पंजाब में बैठे हैं? दूसरे प्रदेश में यदि आप जाओ, चीफ मिनिस्टर यदि हो, आप पार्टी के
कार्यकर्ता हो वो अलग बात है, आप पूरा समय दीजिए वहाँ पे, लेकिन आप एक प्रदेश के जिम्मेवार व्यक्ति हो, उस शीर्ष पद पे आप बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी आपके प्रदेश के प्रति है जहाँ पे आप मुख्यमंत्री हो। ये नहीं कि आप पगड़ी लगा के और वहाँ सिर्फ वोट उगाही के लिए आप गए हुए हैं और वहाँ जिस तरह के आरोप लगने लग रहे हैं। मेरा नायब सैनी जी से अर्ज है कि उस तरह के दलदल में ना फंसे और अपना प्रदेश को आके संभालें। जैसे कि आपकी ये यात्रा चल रही है, कांग्रेस में गुटबाजी की बातें उठती हैं, क्या इस यात्रा से उसको खत्म होने में? नहीं, हम तो जी इस गुटबाजी से बिल्कुल परे हैं, ना हम इसके ना हम इसकी वकालत करते और ना हम इसको अच्छा मानते। और वैसे भी पार्टी में अब संगठन बनना शुरू हो गया है, बनना क्या अब तो बन ही गया है, करीब करीब 1-2 जिलों की कमिटीज़ बची हैं, बाकी तो सारी अनाउंस भी होगी। तो अब जैसे जैसे संगठन की शक्ल आई है सामने, संगठन और मजबूत होगा तो ये धड़ेबाजी वगैरह अपने आप बैकग्राउंड में चली जाएगी। लेकिन यदि आप ये सोचो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपस में मतभेद नहीं होंगे या कुछ गुटबाजी नहीं होगी तो इतनी आदर्श दुनिया और इतनी आदर्श पार्टी तो दुनिया में कोई है नहीं। तो समापन का तो अभी बहुत लंबा समय है जी, मोस्ट लाइकली मई के पहले सप्ताह में इसका समापन। अभी तक आपकी सद्भावना यात्रा में लोकल लीडर नहीं दिखे हैं, कुछ जिला अध्यक्ष भी बहुत कम दिखते हैं, तो बड़े स्तर के लीडर को भी ले आ रहे हैं। बड़ा स्तर कौन सा होता है? स्थानीय नेता या एक मिनट यार, एक मिनट, सेंटर के लिए आप स्टेट की बात कर रहे हो, 2-2 जनरल सेक्रेटरी आ लिए और वो स्टेट के भी बहुत बड़े लीडर हैं। और बड़े कौन से होते हैं? आप कि यदि लीडरशिप या लीडर की व्याख्या सिर्फ एक ही व्यक्ति पे आके खत्म हो जाती है तो फिर मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ? तो आप हरियाणा में जा रहे हैं तो कानून व्यवस्था किस प्रकार आपको लगती है कि 52-53 हत्या आप कर चुके हैं? कानून व्यवस्था है नहीं, और इसलिए नहीं है कि जो सरकार अपने इतने उच्च अधिकारी की जान तक की रक्षा ना कर सके, जिसको जातीय आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो फिर उस प्रदेश में कानून व्यवस्था तो ऐसी होगी जैसी हरियाणा में है। और मेरे को तब पता लगा कि ये कुरुक्षेत्र जैसा जिला जो इतना सेफ जिला माना जाता था, पिछले 1-2 साल से कह रहे हैं जितना यहाँ पे गदर मचा हुआ है इतना शायद प्रदेश में कहीं नहीं। और देखिए, डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को यदि आप किसी राजनीतिक व्यक्ति जिसका कोई सरकारी तौर पर दर्जा नहीं है, आप पब्लिकली वीडियो पे लाइव टेलीकास्ट पे वर्दी पहना के उससे माफ़ी यदि मंगवाओगे तो उस पुलिस से फिर आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और लोगों को भी नहीं रखनी चाहिए। फिर कल परसों अनिल विज की भी एक एसपी के साथ बहस हुई थी। अरे यार, वो छोड़िए, अनिल विज जी को आज चोट लगी है, उनकी दोनों टांगों में बताया काफ़ी चोट लगी है। मेरी उनको शुभकामनाएं, वो जल्दी अपना स्वास्थ्य लाभ करें और सेशन भी आने वाला है, उसके लिए वो फिट रहें। हमारे राजनीतिक मतभेद हैं लेकिन वो असेंबली की कार्रवाई को थोड़ा दिलचस्प तो बनाते ही है।